बालाघाट पुलिस का 25,000 किलोमीटर लंबा पीछा, 6 राज्यों में फैले गांजा तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। शुरुआत हुई थी रामपाली थाने की एक मामूली नाकाबंदी से, जहां पर एक पल्सर बाइक पर 21 किलो गांजा ले जाते 3 तस्कर पकड़े गए थे। लेकिन बालाघाट पुलिस के कप्तान को अंदाजा था कि यह तो सिर्फ बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, असली पहाड़ अभी भी छिपा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आनन फानन में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया और शुरू हुआ ऑपरेशन एपेक्स। वो मिशन जिसका मकसद था तस्करी के साम्राज्य की आखिरी सीढ़ी यानी कि एपेक्स परपेट्रेटर तक पहुंचना। यह कोई आसान काम नहीं था। एसआईटी की टीम ने मध्य प्रदेश की सीमाओं को लांघकर उड़ीसा की गलियों, महाराष्ट्र के बाजारों, छत्तीसगढ़ के जंगलों, राजस्थान की रेतीली जमीन और गुजरात के इंडस्ट्रियल इलाकों तक लगातार दबिश दी। पुलिस के जवानों ने लगभग 25,000 किलोमीटर का सफर तय किया। यह दूरी पृथ्वी के आधे चक्कर के बराबर है। तस्कर ठिकाने बदलते रहे, लेकिन पुलिस के जाबाज साक्ष्य संकलित करते हुए उनके करीब पहुंचते गए। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 9 शातिर तस्कर आज सलाखों के पीछे है। तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इनकी कौन कौन सरगना है, कैसे ऑपरेट करते हैं, इन टर्म माननीय उच्च न्यायालय ने टर्म यूज किया था एपेक्स परपेट्रेटर। मतलब हमको इनके चेन के जो सबसे ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है जो इनसे सारे कार्य करवा रहा है, हमें उन तक पहुंचना है। उसी क्रम में हमारी एसआईटी बनी थी। हमने 6 सदस्यीय एक टीम बनाई जिसको एक टीआई रैंक के ऑफिसर इसको लीड कर रहे थे, उनके साथ सब इंस्पेक्टर और एएसआई और हेड कांस्टेबल और साइबर के भी हमारे कांस्टेबल्स थे। तो हमने टीम को पैरेलली उड़ीसा भेजा, छत्तीसगढ़ भेजा, गुजरात भेजा, महाराष्ट्र भेजा। तो उड़ीसा में हमको पता चला एक गिरोह जो संगठित रूप से कार्य कर रहा है, जो हमारे जो 9 आरोपी हमने जो गिरफ्तार किए हैं, उनसे जब हमने गहन पूछताछ की तो हमें कुछ लीड मिली कि ये उड़ीसा के लोग हैं जो गिरोह बना के कार्य कर रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में बालाघाट के स्थानीय गुर्गों से लेकर उड़ीसा के बड़े सप्लायर और राजस्थान का मुख्य मास्टरमाइंड तेज शंकर पाटीदार शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 23 किलो से ज़्यादा गांजा, एक टाटा पिकअप, 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फ़ोन सहित 12,30,000 रुपये का मसरूका जब्त किया है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पुलिस अब इन तस्करों के बैंकिंग ट्रेल और वित्तीय लेन देन को भी खंगाल रही है, ताकि नशे की कमाई से बनाई गई हर संपत्ति को जमींदोज किया जा सके। बालाघाट पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे 7 समुंदर पार क्यों न छिपा हो, खाकी के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। 2 अन्य आरोपी को भी हमने हिरासत में लिया है, एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया। किस तरह का इनका चेन सिस्टम था सर? इनका चेन अभी जितना अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ये एक ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं। इनका जो एपेक्स परपेट्रेटर है, जो इनके चेन में सबसे ऊपर है, जो इनसे ये काम करवाता है, उस तक भी हमारा टीम वर्क कर रही है। हम जल्दी उस तक भी पहुँच जाएंगे। 2 दिनों की मैराथन जांच, दर्जन भर व्यापारियों से बंद कमरे में पूछताछ और वारासिवनी के तुमाड़ी से लेकर बालाघाट आयकर विभाग के दफ्तर में मची वो हलचल फिलहाल शांत हो चुकी है। जबलपुर और भोपाल की आयकर टीमें लौट चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी स्ट्राइक के बाद भी विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर एक शब्द भी बाहर नहीं आया है। आखिर आयकर विभाग की इस रहस्यमयी खामोशी का राज क्या है? लेकिन जहां जांच एजेंसियां चुप है, वहीं पर बैहर विधायक संजय उइके ने इस पूरे लैंड स्कीम की परतें उधेड़ कर रख दी है। विधायक संजय उइके ने बीजीटी मीडिया से चर्चा में इस प्रकरण को आदिवासियों के हक पर सबसे बड़ा डाका करार दिया है। विधायक का सीधा आरोप है कि गणेश कुमरे महज एक मोहरा है, जिसके पीछे बालाघाट और मध्य प्रदेश के वो बड़े भूमाफिया छिपे हैं, जिन्होंने आदिवासियों की मासूमियत का सौदा किया है। एक आदिवासी का उपयोग करके एक बड़ा माफिया, भूमाफिया, एक गिरोह न केवल बालाघाट बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ सभी जगह चल रहा है। और ये कि छोटे पैमाने पे नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पे आदिवासियों की ज़मीन की खरीद फरीद चल रहा है। भोले भाले आदिवासी होते हैं जिनको लालच देकर उनकी ज़मीनों को कम पैसे में खरीदना और अधिक पैसे में बेचना, ये एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, न केवल बालाघाट बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ नेशनल पार्क हैं
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर में जहाँ जहाँ है, वहाँ पर भी ये देखने को आ रहा है कि आदिवासी की बेनामी संपत्ति, आदिवासियों के नाम पे जो संपत्ति खरीदी जा रही हैं, वो बेनामी संपत्तियाँ खरीदी जा रही हैं। बड़े लोग खरीद रहे हैं, किसी अपने घर पे कोई काम करने वाला एक आदिवासी रख लेते हैं, उसके नाम पे खरीद रहे हैं। उइके ने सवाल उठाया है कि आखिर एक आदिवासी के घर में दूसरे आदिवासियों की जमीनों के दस्तावेज क्यों और कैसे पहुँचे। क्या ये व्यापारियों का वो पुराना अपवित्र फार्मूला है जिसमें अपने घर में काम करने वाले नौकरों और आदिवासियों के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी जाती है। विधायक संजय उइके के खुलासे ने प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि यह खेल सिर्फ वारासिवनी तक सीमित नहीं है, बल्कि कान्हा नेशनल पार्क जैसे बेशकीमती इलाकों में भी आदिवासियों के नाम पर बेनामी संपत्तियों का बड़ा जाल फैलाया गया है। विधायक की मांग साफ है, मामले की जांच किसी स्थानीय एजेंसी से नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय SIT यानी कि विशेष जांच दल से कराई जाए। नेशनल पार्कों के अगल बगल में भी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इस विषय पे हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी और मैं स्वयं भी बालाघाट जिले की 2 बार विधानसभा प्रश्न लगा दिया और मैंने खुद लिखित में कलेक्टर से खरीदी बिक्री की जानकारी 2021 से अभी तक की कितनी आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के नाम पे बिक्री की अनुमति दी गई है, उसकी जानकारी मैंने भी मांगा हूँ। बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक वो जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। इससे हमको लगता है कि न केवल भूमाफिया बल्कि इस भूमाफिया में प्रशासनिक अमला भी इन्वॉल्व है, जिसके गठजोड़ से ये चीज़ें की जा रही है। तो मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा कि इसका खुलासा एक SIT गठन करके एक बड़े पैमाने पे इसकी जांच करके इसका खुलासा किया जाए और सच का सच किया जाए। आयकर विभाग की टीम के जाने के बाद अब सबकी नज़रें उन दस्तावेजों पर टिकी हुई है जो गणेश कुमरे के घर से जब्त हुए हैं। क्या विभाग उन नामचीन व्यापारियों के चेहरे बेनकाब करेगा जिनके इशारे पर ये पूरा खेल रचा गया? क्या उन राजस्व अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी जिन्होंने अपनी कलम से इस अवैध लूट को अंजाम दिया? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर वो कौन सी बड़ी शक्ति है जो विधायक के सवालों और जांच के तथ्यों को सामने आने से रोक रही है? कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हो तो गरीबी और अभाव कभी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। इस कहावत को सच कर दिखाया है बालाघाट की बेटी अक्षरा घोड़ेश्वर ने। एक छोटा सा घर, सीमित संसाधन और मां की उंगलियों में फंसी बीड़ियों की पत्तियां, इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच अक्षरा ने किताबों से ऐसी दोस्ती की कि आज पूरा मध्य प्रदेश उसकी सफलता पर गर्व कर रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 498 अंक हासिल कर अक्षरा ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान पाकर इतिहास रच दिया है। अक्षरा की इस ऐतिहासिक सफलता को न केवल उसकी मां रमा घोड़ेश्वर के आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया, बल्कि समाज के संवेदनशील लोगों को भी झकझोर दिया। आज इसी होनहार बिटिया का उत्साह बढ़ाने के लिए इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम अपने साथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अक्षरा के घर पहुंचे। उन्होंने अक्षरा की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसे एक लैपटॉप भेंट किया ताकि डिजिटल युग में उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा न आए। प्रशांत भाऊ मेश्राम की यह मदद केवल एक लैपटॉप तक सीमित नहीं रही। उन्होंने घोषणा की है कि अक्षरा को आगे की पढ़ाई के लिए उनकी ओर से प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। प्रशांत भाऊ का कहना है कि समाज की ऐसी प्रतिभाओं को संसाधनों की कमी के कारण रुकने नहीं दिया जाएगा। एक बीड़ी मजदूर मां का अपनी बेटी को पढ़ाने का जो संघर्ष था, आज उसे सामाजिक सहयोग का संबल मिल गया है। अक्षरा घोड़ेश्वर की कहानी उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल है जो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं। वहीं प्रशांत मेश्राम जैसे समाज सेवियों की पहल ये बताती है कि अगर हम साथ आए तो गरीबी किसी भी सपने को नहीं मार सकती। अक्षरा अब नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।